इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइटी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आज 1 जुलाई 2021, आज का दिवस डॉक्टर डे यानी डॉक्टरों का दिवस है। आज के दिवस को डॉक्टर बड़ी ही बेखूबी से और जनहित में और मानव हित में ध्यान में रखते हुए मनाते हैं। वैसे तो डॉक्टर हमेशा जनहित और मानव हित में अपना कार्य करते हैं, क्योंकि नीतिकारों ने भी कहा है कि डॉक्टर पृथ्वी का दूसरा भगवान है। जब मरीज उनके हाथ में आता है तो ज़िंदगी और मौत डॉक्टर के हाथ में होती है। और डॉक्टर का जो पेशा होता है चिकित्सा विभाग का, उस समय जब उसे डॉक्टर को डिग्री मिलती है तो उन्हें संकल्प और शपथ दी जाती है कि हमें अपने पेशे के साथ ईमानदारी, लगन, निष्ठा के साथ करना है और आए हुए मरीज को हमें ज़िंदगी देना है। वैसे ज़िंदगी देने वाला सिर्फ भगवान होता है, लेकिन जब मरीज मौत के मुहाने पर होता है तो वह डॉक्टर ही उसे ज़िंदगी देता है। और व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है और ठीक हो जाता है तो वह कहता है, डॉक्टर साहब आपकी कृपा से हमें दूसरा जीवन मिला है। इन अनेक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए आज डॉक्टर डे है। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ललितपुर के डॉक्टर राजकुमार जैन हैं। पेशे से चिकित्सक होने के साथ साथ वे बहुत ही बेहतर समाज सेवी हैं। उन्हें अपने माता पिता से समाज सेवा की प्रेरणा मिली, तब से अब तक समाज सेवा में उनका योगदान रहता है। डॉक्टर राजकुमार जैन से हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है? धन्यवाद रवि जी, आपने अभी जो डॉक्टर्स के लिए जो सम्मान सूचक शब्द कहे, यही सम्मान के लिए आज विश्व भर में लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आज का दिन हमारे देश के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BC राय, उनके जन्म और मृत्यु दोनों ही, उनका 1 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 में उनका देहावसान हुआ था। और उन्हीं के याद में, उन्हीं को सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स डे के रूप में 1991 से लगातार पूरे विश्व में डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्व में 2020 से और 2021 पूरा समय निकल गया है कोरोना महामारी में। ऐसे में डॉक्टरों के लिए एक चुनौती रहा है और आज हमारे बीच में अनेक डॉक्टर नहीं हैं तो मरीजों की संख्या भी उनसे कई गुना है। लेकिन डॉक्टरों का कर्तव्य और उनकी चिकित्सा सेवा में के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रवि जी, बहुत ही भयावह ये दौर गुजरा है। पिछले मार्च से लेकर के और अभी तक पूरे विश्व ने कोरोना महामारी में कई परेशानियों का सामना किया। और चूँकि चिकित्सक पेशा ऐसा है कि ये इस महामारी में ये सबसे अहम पहलू रहा और हम चिकित्सकों की समस्याओं का तो हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग पिछले मार्च से लेकर अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजारों लाखों चिकित्सक संक्रमित हुए, हज़ारों चिकित्सकों की जान गई हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपने परिवार के लोगों की जान को जोखिम में डाल करके और अपने हेल्थ वर्कर जो हमारे साथ जो कार्य करते हैं उनकी भी जान हम लोग, चूँकि उनकी हेल्प से ही अपने कार्य को अंजाम दे पाते हैं। इन सब कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन इसके बाद भी लाखों लोग की जान चली गई। इसका भी हमें बहुत दुख है। इसमें कहीं तकनीकी समस्याएं हैं और कई चीज़ों का अभाव, कभी ऑक्सीजन का अभाव, कभी दवाओं का अभाव, ये सब ऐसे कई कारण रहे हैं तकनीकी, जिनके कारण हम लोग बहुत लोगों की जान नहीं बचा पाए। चुनौतियाँ तो इतनी हैं कि हम शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस महामारी ने अचानक जब अभी दूसरी लहर में जब अपना कहर ढाया तो एक अल्प समय मतलब 2 माह के अंदर देश की लाखों की मतलब जनता पीड़ित हो गई और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई। हर घर में कहीं कहीं मरीज़, ऐसा कभी हमारे शहर में तो हमने देखा कि एक एक घर छोड़ करके कोरोना के मरीज़ थे। और मेरी OPD में मैं देखता था तो शाम की OPD तो अधिकतर मेरी जैसे शहर के लोगों की होती थी, तो मालूम चला 10 में से 7-8 मरीज़ कोरोना के होते थे और हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। हम कहते थे तुम्हें कोरोना है, जाओ अपनी दवा लो और खाओ।
तो ये दौर इतना भयानक, दूसरी लहर जहाँ तक थी ये बहुत ख़तरनाक थी। हमारे सामने ऑक्सीजन की कमी भी आई, हमारे सामने स्टाफ की कमी आई, क्योंकि 15-15 दिन में एक तो रोटेशन भी होता है स्टाफ का, दूसरा कुछ संक्रमण के कारण से भी स्टाफ बाहर हो जाते हैं। तो तकनीकी कमियां बहुत सारी रही हमारे सामने। लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों के सामने घंटों इंतजार करना पड़ा, बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन से लोग घूमते रहे, परिजन बहुत तड़फते रहे। बहुत दर्दनाक तस्वीर रही इस दूसरी लहर में। ऐसा कोई संस्मरण जो आपको ना भुलाने वाला हो? देखिए रवि जी, माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरी माँ विदा हो गई है और मैंने अपने परिवार के अपने भाई को खोया। हमारे बहुत मित्र, हमारे बहुत चिकित्सक साथी और कई अपनों को खोया, गिनती नहीं। कई बार आंसू थमे नहीं, इतने रोए। और निश्चित ही देश ने देखिए हर जान कीमती है, तो जिसने अपनों को खोया है उसका दर्द वही समझता है। आप चूँकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ये संगठन देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में ऑक्सीजन या अन्य चीज़ों की सुविधा के लिए आपका संगठन कोई काम करेगा? देखिए रवि जी, देश में डॉक्टरों की इतनी कमी है। मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है डॉक्टरों का, IMA। और संख्या की इतनी कमी है कि हम लोग समाज सेवा तो करते ही हैं, चिकित्सकीय सेवा में ही डॉक्टरों की कमी हो जाती है। तो अपने लेवल पर हम लोगों से जो बेहतर बनता है, हम लोग हर तरह की सुविधा समाज को देते हैं। लेकिन चूँकि कोरोना काल में चिकित्सा ही सबसे बड़ी सेवा का रूप रहा। बाकी समाज सेवियों ने भी और कई सरकारी कर्मचारियों ने भी अपनी सेवाएं दी, हमारे साथ हमारे हेल्थ वर्कर ने अपनी सेवाएं दी। तो ये सब ही सेवा का रूप है और हम लोग हमेशा तत्पर हैं इस काम के लिए। अभी भी जैसा आप देख ही रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका है, तो सब अपनी जो बेहतर सेवा हम लोग दे सकेंगे वो ज़रूर समाज को देंगे। कुछ भी हो जाए, हम लोगों की जान को बचाने में अपनी पूरी। काल में डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी, स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी, ऐसे में मरीजों के साथ भी कहीं ना कोई परेशानी आई, दोनों का तालमेल कहीं ना कहीं बिगड़ा। तो ऐसे में चिकित्सकों को कहीं ना कहीं अभद्रता का, मारपीट का सामना करना पड़ा। उस समय आपको क्या लगता था और क्या संदेश देना चाहते? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, ये जो बात आपने कही है, जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, उसे लगता है कि हमें तुरंत कोई ना कोई सेवा मिल जाए। लेकिन आपको मैंने बताया कि चिकित्सकों की कमी है, अस्पतालों की में बेड की कमी थी। और हमारी जो है देश की जो अस्पतालें इतने बड़ी आपदा के लिए तैयार नहीं थी। तो लोगों का वो गुस्सा ज़रूर देखा गया, लेकिन उसमें डॉक्टर्स की कोई कहीं कमी नहीं थी। ना हमारे कोई रिश्ते किसी मरीज़ से हमारे डॉक्टरों की सेवा के कारण से कहीं ख़राब हुए हैं। ये तो एक व्यवस्था थी और एक आपदा की स्थिति थी, जिसमें कि अचानक से समस्याएं लोगों के सामने आई और उसमें लोगों का गुस्सा उतरा। लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते हम चिकित्सकों ने कोई गलतियां करी। समय समय पर WHO अपने अपने संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से देता रहता है, तो उन संदेशों को पढ़कर और अनेक चिकित्सकों की सलाह पर आम जनता का जो व्यक्ति होता है, तो वह कोरोना महामारी के सिम्टम्स समझ नहीं पाता है। लेकिन हम आपके माध्यम से ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा जनता में एक संदेश के रूप में जानना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के मुख्य लक्षण क्या हैं और मरीज उस समय क्या करे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही रवि जी। क्या है, जब दूसरी लहर आई थी, दूसरी लहर का प्रकोप शुरू नहीं हुआ था और मैंने अपने वीडियो जारी करके लोगों को सचेत किया था। प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने फ़ोन करके कहा था कि अब बहुत ख़राब समय आने वाला है, आप इस स्थिति को देख भी नहीं पाएंगे, इतना ख़राब समय। चूँकि हमें आभास हो जाता है, व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा सतर्क था। और जो आपने कहा संदेश की बात, WHO की बात, WHO समय समय पर जो जानकारी देता है लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। सरकार भी उसे लागू करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष में, सरकार आदेश तो बहुत सारे जारी कर देती है, लेकिन सरकार खुद भी स्वयं भी उनका पालन नहीं करती है। चुनाव हुए देश में, कई रैलियाँ हुई, ये हुई, तो इस तरह की ये जो कदम होते हैं ये समाज के लिए घातक होते हैं। तो मैं समाज के हर व्यक्ति से ये कहूँगा कि देखिए, आप अपनी जान जोखिम में डालें। जब आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपके साथी सुरक्षित रहेंगे, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो हर एक आदमी से ये देश बनता है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और जो गाइडलाइंस कोरोना की हैं, जैसा आपने कहा क्या करना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात। देखिए, मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क के बिना, देखिए, जिन्होंने एम्बुलेंस में सफ़र किया अपने मरीजों के साथ में, जिन्होंने मरीजों की सेवा करी है, वो कैसे बचे हैं।
सिर्फ मास्क की हेल्प से बचे हैं वो लोग, तो मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कहते हैं कि संक्रमण फैलता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें 6 फीट की दूरी बना के रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, अनावश्यक शादी समारोहों में भीड़ नहीं बढ़ाना है। और जहाँ तक है आपने इलाज के बारे में कहा, लक्षण के बारे में कहा, तो किसी भी व्यक्ति को आज के समय में बुखार आता है तो सभी बड़े बड़े चिकित्सकों ने अपने वीडियो जारी के कहा कि इस समय बुखार को अन्यथा ना लें और कोई चीज़ ना लें, सबसे पहले कोरोना के बारे में सोचें। जब कोरोना ना हो तब आप कोई और दूसरी बीमारी, तो हर बुखार को अगर हम कोरोना के रूप में पहले लेकर के उसकी जाँच कराएँगे तो हम समय से उसका इलाज ले पाएंगे। और जहाँ तक लक्षण हैं, इस बुखार के साथ में गले में खराश होना, सूखी खांसी, ज़ुकाम होना, बदन में बहुत दर्द होना, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी कमज़ोरी का महसूस करना, पैरों में दर्द होना, किसी की जो है सूंघने की शक्ति चली जाना, किसी का स्वाद चला जाता है, और कई घातक केसेस में श्वास की तकलीफ़ होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अब दो लहर जो निकल चुकी है, इसमें लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया, ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी की अब आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है जो इस समय देख रहे हैं कि अब जुलाई आ गया है और जो तीसरी लहर का समय है, इस जुलाई से सितंबर के बीच में ही ये समय आने वाला है। आने वाला क्या है, ये अंदेशा हमें सिर्फ इसलिए है कि हम जो आज बाहर देख रहे हैं, आप देखिए कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क के उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग, और शादियाँ समारोह सब शुरू हो चुकी हैं। तो ये सब आशंकाओं को देखते हुए लग रहा है कि वायरस इस समय अपना म्यूटेशन कर रहा है, और वायरस इस समय म्यूटेट जो कर रहा है वो डेल्टा वेरिएंट, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट अब आ रहा है, ये कोई बड़ा नुकसान ना करे। इसके पहले हम सभी को अपनी सुरक्षा के जो है मानक गाइडलाइंस WHO ने, आईसीएमआर ने, सरकार ने दिए हैं, उन सब का पालन करना चाहिए और अपने समाज को, अपने परिवार को बचा के रखना चाहिए। आज जुलाई का पहला दिन है, अभी हम लोग ये मान के चलें कि बमुश्किल इन 3 महीनों में ये कभी भी समय आ सकता है। टीकाकरण के अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीनें चल रही हैं और सरकार इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है, तो इसके लगने का कारण क्या है और क्या इसका कोरोना हट जाएगा इसको लगने से? देखिए रवि जी, वैक्सीन लगाने से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है, या जब हमें संक्रमण होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है। हमारी जो मेमोरी सेल्स होती है वो अपने अंदर एक कोरोना जो वायरस है इसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी पैदा करती है और उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। जैसा हम लोगों ने देखा, जो लोगों ने अभी वैक्सीनेशन करवाया है, जिनके 2 डोज पूरे हो गए हैं, अगर उन्हें संक्रमण हुआ है तो वो गले के नीचे नहीं गया है, अगर किसी को गया भी है तो उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अस्पतालों में वेंटिलेटर पर नहीं गया है। ऐसे बहुत रेयर केसेस होंगे जिनको 2 वैक्सीन लगने के बाद उनमें हो सकता है टेक्निकल कोई समस्या हो, तो उनको कोई खतरा नहीं आया। तो वैक्सीनेशन तो बहुत ही अच्छा है। और जब बीमारी की पहली लहर आई थी मार्च अप्रैल 2020 में, तो लोग वैक्सीन के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। जब वैक्सीन आ गई तो लोग वैक्सीन में कमियां ढूंढने लगे। मेरा सभी से अनुरोध है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वैक्सीन से बिल्कुल ना डरें। ये कोई नहीं कहता कि 100% आप सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन हमें अगर 60 से 90% भी सुरक्षा वैक्सीन से मिल रही है और हमें मौत का खतरा नहीं है, वैक्सीन लगने के बाद कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा मरीज़, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। भले ही आपको कोविशील्ड उपलब्ध हो, कोवैक्सीन हो, या जो भी इस देश में इस समय सरकार वैक्सीन ला रही है, जो हमारे शहर में हमारे पास हमें उपलब्ध हो रही है, वो वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने वालों में अभी जो है एक सेफ्टी की एक कहते हैं ना, जो हमारे मन में एक आशंका नहीं रहती कि हमें कुछ कोरोना होगा तो हमारे साथ कोई खतरा आएगा, तो सुरक्षित रहें। आने वाले समय में बच्चों को विशेष सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे के अभिभावक बच्चों की सुरक्षा के लिए घरेलू उपाय क्या करें? देखिए रवि जी, बच्चों का क्या एक्चुअली अभी जो 2 लहरों में जो देश में संक्रमण हुआ है, वर्तमान में जुलाई सत्र शुरू हो गया, शिक्षा का संस्थान खुल रहे हैं। अभी तो संस्थान नहीं खुल रहे हैं, लेकिन बच्चे घर में हैं, और जैसा सरकार ने अभी वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। और दूसरा, ये जो 2 लहर हुई है ना, इनमें जो भी आबादी संक्रमित हुई है उसमें युवा और ओल्ड एज संक्रमित हुए हैं। बची हुई आबादी अब बची है बच्चों की, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बचे हुए हैं या शहरों में तो बहुत ही कम। तो अब जो लोग बचे हैं, निश्चित है हमें उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को आइसोलेट करना, बच्चों को अलग रखना बहुत मुश्किल होगा। तो अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को घर पर रखें। जो अभी को ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है वो उसे कंटिन्यू कराएं,
बच्चों को अगर सरकार वैक्सीनेशन ट्रायल के बाद में वैक्सीनेशन लागू करती है तो वैक्सीन ज़रूर। आज भी हमारे यूपी में भी वैक्सीन का ट्रायल एक 2.5 साल के बच्चे पर हुआ है कल। तो इस तरह से अगर ये वैक्सीन सेफ़ होती है तो बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। बच्चों को जितने जो आपके मानक हैं, जैसे कि सेफ मास्क होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, और भीड़ भाड़ के इलाके हैं, या हैंड सैनिटाइजेशन है, तो ये सब बच्चे अब समझ गए हैं। पढ़े लिखे बच्चे तो समझ गए, लेकिन अभी और भी ऐसे जो क्षेत्र हैं, अशिक्षित क्षेत्र हैं, उन सब में इन सब चीज़ों के लिए जागरूकता सरकार को करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे देश का जो हर बच्चा सुरक्षित रहे। आप थे हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार जैन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ सोशल वर्कर हैं। आपके द्वारा डॉक्टर डे की महत्वता के साथ साथ वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी के अंतर्गत जो आवश्यक संकेत और निर्देश हैं और हमें उन्हें फॉलो करना है, जिससे हम डॉक्टर डे के दिवस पर डॉक्टरों के द्वारा मिलने वाली एक सीख, उस सीख में हमें कई चूक नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने चूक की तो तीसरी लहर हमारे मौत के मुहाने पर खींच ले जाएगी। खासतौर से बच्चों को सुरक्षित रखना है और समय को ध्यान में रखते हुए, कहता है समय बलवान होता है, हमें समय के हिसाब से चलना है और समय की मांग है कि हमें सुरक्षित रहना है। डॉक्टर डे के स्तर पर ललितपुर लाइव टीवी आपको हमेशा धन्यवाद और शुभकामना देने के साथ साथ पुनः डॉक्टर राजकुमार जी से बात करेंगे। मेरी तरफ से भी सभी चिकित्सक समुदाय को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं, और हम अपने सभी चिकित्सक भाइयों से, देश के सभी चिकित्सकों से अनुरोध करते हैं कि जो आज सम्मान हमें देश और समाज दे रहा है, हम उसको बरकरार रखें। माँ जन्म देती है और कभी कभी डॉक्टर पुनर्जन्म देता है, कभी कभी मौत के मुंह से भी डॉक्टर एक अपने मरीज को निकाल के लाता है। तो जैसा कहा जाता है कि डॉक्टर धरती का भगवान है, हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है कि हम मुसीबत से कभी कभी अपने मरीज को निकाल लाते हैं। देखिए, शासक सरकार के मंत्रियों के पास, पुलिस के पास, अधिकारियों के पास तो एक पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल करके हर परिस्थिति से निकल आते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास तो कोई पावर है नहीं। हमारे पास तो उसकी दी हुई, ईश्वर की दी हुई शक्ति है, उस शक्ति से हम अपने मरीज को बचाते हैं। तो हम अपने साथियों से अनुरोध कहेंगे कि आप ऐसी परिस्थितियों में जब समाज को बहुत ज़रूरत हो हमारी, अपना धैर्य बना के रखें, अपने काम को बखूबी इंतजाम दें। जैसे हम लोगों ने अभी ये देश को 1.5 साल में सेवाएं दी, आगे भी इस तरह की अपनी सेवाएं जारी रखें। और हम समाज के लोगों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमने 18 जून को ब्लैक डे मनाया था, वो कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो विकट परिस्थितियों में काम कर रहे डॉक्टरों पर हमला करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे वारदातों को कोई अंजाम ना दे। सरकार के जो कानून बने हैं वो सब तो हैं ही, लेकिन हम नहीं चाहते कि उन कानून की उनकी ज़रूरत पड़े। लोग अपने संयम को ऐसे समय पर बनाकर रखें और हमें अपना काम, अपने जो हमारी सेवा भाव है उससे करने दें। डॉक्टर वही होता है जो सच्ची सेवा भाव से, बिना आर्थिक, बिना किसी लोभ लालच के अपने मरीज का इलाज करे, वही सच्चा डॉक्टर होता है। और अपने सभी डॉक्टरों से अनुरोध करूंगा कि इस सेवा भाव को हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर डे पर हम आपको ललितपुर लाइव टीवी की ओर से शुभकामना देते हैं और बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम आपके सामने बात कराएंगे डॉक्टर जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव जैन कड़ंकी, जो डेंटल विशेषज्ञ हैं। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर डे पर आप अपने मरीजों के प्रति किस तरह की सावधानी बरतते हैं, और डॉक्टर डे पर आप अपने मरीजों को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर्स डे पर आज मैं अपने सभी चिकित्सक बंधुओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्तमान में कोविड परिस्थितियों में हम चिकित्सकों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ख़ासतौर से मेरे दंत चिकित्सा विषय में, क्योंकि हमें काम मुँह में करना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। फिर भी हम लोग ऐसी काम स्थिति में भी बहुत काम कर रहे हैं, अपनी पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। फेस शील्ड, मास्क, PPI किट वगैरह आदि सबका उपयोग कर रहे हैं। मरीज को थोड़ा इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसको कुल्ले वगैरह करा के मुंह की साफ़ कर लेते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांस कम से कम हो जाएं। फिर भी लेकिन मरीज हमारे कष्ट में ना रहें, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे जितना हम अच्छी उनकी सेवा कर सकते हैं वो हम करते हैं। डॉक्टर्स डे पर मैं पुनः हमारे जो चिकित्सक बंधु इस शहीद हुए हैं इस कोरोना काल में, उनके लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी चिकित्सक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
तो इसी तरह ललितपुर लाइव टीवी आपको डॉक्टर डे के दिवस पर अनेक डॉक्टरों से जोड़े रखेगा। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम डॉक्टर डे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता जैन, जो एक ललितपुर जनपद जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ की पैथोलॉजिस्ट हैं। और आप पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ अपने मरीजों को, आने वाले मरीजों को जांच के माध्यम से जो सुविधाएं देती हैं, सलाह देती हैं और उनके लिए एक सही परामर्श देती हैं। ऐसी डॉक्टर श्वेता जैन से हम डॉक्टर डे पर बात करेंगे। डॉक्टर डे पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, डॉक्टर्स डे की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में जो भी माहौल है, तो इस समय हम लोगों को WHO द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। और सारे पेशेंट्स के लिए भी, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इन सभी के लिए बहुत केयर की भी आवश्यकता है, सावधानी की भी बहुत आवश्यकता है। तो बस जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें और हम सभी का सहयोग करें। हम सभी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल के इस महामारी दौरान में आप चूँकि पैथोलॉजिस्ट हैं, आपके यहाँ अनेक प्रकार की जांचें होती हैं। ऐसे समय में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं इस पीरियड में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ललितपुर लेवल पे संभव नहीं भी हैं। बहुत सारी ऐसी भी कंडीशंस आती हैं कि हम लोग मतलब चाह के भी बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाई हार्ट हम चाहते हैं कि ललितपुर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल हों। बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं पैथोलॉजी की जो हम लोगों के पास नहीं हैं अवेलेबल, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को बाहर भटकना पड़ रहा है। हम चाहें कि जैसे D-डाइमर है, CRP है और आपका LDH है, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो ललितपुर लेवल पे पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करते हैं कि ब्लड सैंपलिंग लेके यदि बाहर पॉसिबल हो तो करा सकें पेशेंट्स के लिए। तो भैया, चुनौतियां बहुत सारी हैं, हम लोग भी सामना कर रहे हैं। और हमारा ललितपुर का जो प्रशासन है, जो पॉलिटिकल अप्रोच वाले लोग हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोगों के लिए ये फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराएं। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो कराएं, ताकि हमारे पेशेंट जो हैं वो हर एक छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन की भी बहुत सारी मशीनें इतनी कॉस्टली होती है कि हम लोग नहीं अपने ललितपुर में रख सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि कोई MD पैथोलॉजी यहाँ पर अपॉइंट हों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और यहाँ फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ जिससे पेशेंट यहाँ वहाँ ना भटकें। डॉक्टर श्वेता जैन का एक दर्द है, यकीनन वह दर्द जान हित में और मानव हित में है कि हमारे कम साधनों में हम मरीजों का उपचार करते हैं और वह कम साधन अन्य लोगों को गमगीन बना देते हैं जब मरीज हमारे बीच में नहीं होता है। ऐसे समय में आवश्यकता है सरकार के द्वारा और सोशल वर्कर जो हमारे समाज सेवी हैं उनके प्रयास के द्वारा। वैसे महावीर नेत्र चिकित्सालय में CT स्कैन मशीन आने वाले समय में लगने वाली है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। बने रहिए, जुड़े रहिए डॉक्टर डे पर ललितपुर लाइव टीवी के साथ। डॉक्टर डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरेंद्र चौहान, जो जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। जैसा कि कोरोना महामारी के अंतर्गत अभी तीसरी लहर की बात चल रही है, जिसकी अभी कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिकित्सा विभाग, प्रशासन, शासन पूरी तरह से तत्पर है और तीसरी लहर का सामना करने के लिए शासनादेश की समय समय पर गाइडलाइनें मिल रही हैं। डॉक्टर हरेंद्र चौहान बाल रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ महिला चिकित्सा के अधिकारी हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा डॉक्टर डे पर। आप डॉक्टर डे पर अपने संबंधित मरीजों को, अधीनस्थ अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे पे मैं अपने सभी कुलीग्स चिकित्सकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि पिछली जो कोरोना की लहर थी उसमें मरीजों के साथ साथ कई चिकित्सकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसमें इस ज़िले से भी पुरुष चिकित्सालय से 2 चिकित्सक और महिला चिकित्सालय से 1 चिकित्सक की मृत्यु हुई है। अब चूँकि तीसरी लहर की आने की संभावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए पुरुष चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में उनकी तैयारियां भी की गई हैं। समुचित जो भी तैयारियां की जा सकती हैं वो की गई हैं। पुरुष अस्पताल में जहां एक पीकू की स्थापना की गई है, बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट, वहीं
महिला अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए SNCU में 5 अतिरिक्त कोरोना के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे इंतज़ाम पुरुष और महिला चिकित्सालय में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए किए गए हैं। मेरा जन सामान्य से भी ये अनुरोध है कि अगर तीसरी लहर को कमज़ोर करना है या फिर जो है ना ये लहर आए ही नहीं या देर से आए, इसके लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें एवं भीड़ भाड़ में न जाएं। अगर इस तरह का अगर लोग इसका पालन करेंगे तो हो सकता है कि तीसरी लहर या तो बहुत देर से आए या आए ही नहीं। मेरा यही अनुरोध है जनता से भी कि जो कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन है उसका वो अवश्य पालन करें और चिकित्सकों का, जहाँ तक चिकित्सकों का संबंध है, वो भी अपना पूरा प्रोटेक्शन के साथ मरीजों का उपचार करें और साथ ही लोगों को भी ये बताएं कि कैसे कोरोना से बचाव करना है, जिससे कि कम मरीज आएँ और अगर कम मरीज चिकित्सालय में आएंगे तो उनका बहुत अच्छी तरीके से गुणवत्तापूर्ण उनका उपचार हो पाएगा। महिला चिकित्सक अधीक्षक होने के साथ साथ आप महिला चिकित्सालय में हैं। यहाँ पर प्रसव के अंतर्गत महिलाओं का आगमन ज़्यादा होता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोविड महामारी में आप क्या इंतजाम करती हैं? इसके लिए सबसे पहले उनकी कोविड की जांच कराई जाती है। अगर वो कोविड पॉजिटिव होता है तो उसकी अलग से प्रसव कराते हैं, जिससे कि अन्य मरीजों को कोरोना से बचाया जा सके। और अगर कोरोना नेगेटिव आता है तो उनका सामान्य प्रसव में उनका प्रसव करा दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इमरजेंसी में ट्रायज की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे अगर जो भी संदिग्ध कोई होता है तो उसकी तो जांच होती ही होती है। इसके अतिरिक्त जो संदिग्ध नहीं है उनकी भी कोरोना की जांच कराई जाती है। उसके बाद में उसी के अनुसार उनका उपचार किया जाता है। डॉक्टर हसन जी चौहान हमारे साथ थे, जिनका कहना है क्योंकि वो महिला चिकित्सालय के अधीक्षक हैं तो यहाँ पर प्रसव के लिए अनेक महिलाओं का आगमन होता है, लेकिन उसके पूर्व कोविड के अंतर्गत होने वाली गाइडलाइन का पालन होता है। प्रत्येक प्रसव वाली महिला का कोविड जांच होती है और उसके अनुकूल ही उसकी प्रसव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएँ, जैसा कि बाल शिशु विशेषज्ञ हैं, बच्चों की सुविधा बताई। तो डॉक्टर डे पर आप जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। डॉक्टर डे पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर RK अग्रवाल, वरिष्ठ सर्जन, जिन्होंने कम समय में अनेक ऑपरेशन करके उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ललितपुर जनपद में वर्षों से आपकी चिकित्सा सेवाएं लोगों को मिल रही हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। डॉक्टर डे पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहला संदेश तो मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर पर विश्वास रखो। डॉक्टर जो बता रहा है उसको पूरी तरह फॉलो करो। उसमें यदि आप किसी पढ़े लिखे डॉक्टर MBBS या उससे अधिक के पास जाते हैं तो अगर वो आपको इलाज में आप उसके रह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा रख के उस पर इलाज रखो। कोई क्या कह रहा है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, साथ वाले क्या कह रहे हैं, इस पर बिल्कुल मत जाइए और अपने डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास के साथ अपना इलाज करिए। कोरोना महामारी में अनेक चिकित्सकों को आज हमारे बीच में नहीं होना महसूस किया जा रहा है। फिजिकली भी आज हमारे बीच में चिकित्सक नहीं हैं, तो वहीं चिकित्सकों पर दूर दराज प्रांतों में हमला हुआ, गर्भता हुई, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अफसोस का विषय है कि डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम करके अपनी जान को हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज किया। हमारे सेकंड महामारी में, सेकंड लहर में कम से कम 750 डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया की डेथ हो चुकी है, जो बहुत ही दुखद है। उसके बावजूद भी कुछ जगह ये देखा गया है कि लोगों ने डॉक्टरों को मारपीट की है, उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है और उनको आर्थिक व शारीरिक काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये कंडेम करता हूं मैं। इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है और
डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है तो उसके बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। आप जो है कहीं भी जाके शिकायत कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, और डॉक्टरों पे जो हमले होते हैं उसके पीछे क्या कारण हैं उन पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कारण तो क्या है कि पूर्ण रूप से सुविधाएं हैं ही नहीं। कोई मेरी क्लिनिक पे अगर आता है तो अगर मेरे पास जितनी सुविधाएं उतनी तो दे पाऊँगा मैं। अगर मैं किसी को कहता हूँ भाई कि अस्पताल चले जाओ, वो कहता नहीं मुझे आप ही से इलाज कराना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो अच्छा, फिर सुविधाएं जहाँ हों वहीं पर इलाज कराइए आप। सरकारी तरफ से सुविधाओं का सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी सुविधाओं का अभाव महसूस हुआ है लोगों को। प्राइवेट में भी इतनी ज़्यादा रश रहा है इस समय कि लोग उससे भी संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, प्राइवेट में सेवाएं बहुत महंगी हैं। जब वो महंगी, एक तो वैसे ही बीमार आदमी है, जब महंगी सेवाएं वो ले रहा है, क्योंकि हर चीज़ में सरकारी टैक्स फ्री नहीं है। अगर हम कहीं भी इलाज कर रहे हैं, महामारी में भी इलाज कर रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट का टैक्स तो देना ही देना है। हॉस्पिटल को गवर्नमेंट का टैक्स देना है, हॉस्पिटल को अपने स्टाफ की सैलरी देना है, हॉस्पिटल को जो है म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स देना है, पॉल्यूशन का टैक्स देना है, हॉस्पिटल को जो है और सारी कम से कम 11 ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है उनको टैक्स देना पड़ता है। वो सारे टैक्स देना, तो सुविधाएँ सस्ती कैसे होंगी। फिर जो हॉस्पिटल कमा रहा है उस पर भी सरकार को 30% टैक्स देना है, जो डॉक्टर कमा रहे हैं उनको भी 30% टैक्स देना है। तो इस तरह या तो महामारी में सस्ता करना है तो भाई कहते हैं कि आप जो अगर कोरोना का इलाज करेंगे तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप वो मरीज को डिस्काउंट कर दीजिए। डॉक्टर से कह दीजिए भाई आप जो भी लेंगे उसमें हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आप मरीज़ को 30% डिस्काउंट कर दीजिए, तो मरीज़ को अपने आप सस्ता हो जाएगा। तो एक और सरकार फ्री में सुविधा दे रही है। दूसरी तरफ जब प्राइवेट में जा रहे हैं तो आपको हर तरह का टैक्स लग रहा है। इवन जो मटेरियल आ रहा है उस पर सरकार जो है 12 से 18% टैक्स ले रही है। उसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी पर यानी जो भी जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे हॉस्पिटल्स पे लग रहे हैं, सारी क्लिनिक्स पे लग रहे हैं। आप जो है जो मतलब लाइट दे रहे हैं वो भी कमर्शियल पे दे रहे हैं। सरकार जो है ये बार बार मांग की जा चुकी है कि भाई हॉस्पिटल्स को और सरकारी क्लिनिक्स को भी इंडस्ट्रीज़ की तरह सुविधाएं मिलना चाहिए। एक भी सुविधा नहीं मिलती। अगर आज आप हॉस्पिटल का लाइसेंस लो तो अवरोध के अलावा और लाइसेंसी राज के अलावा कुछ नहीं, और उसके बाद भी निरंतर जो है उन लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब आप हॉस्पिटल रन कर सकते हो। ऐसी स्थिति में अब छोटे हॉस्पिटल तो खुलना बंद हो जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल के पास अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं। छोटे हॉस्पिटल सस्ती सर्विस देते थे वो लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी सुविधाएं यानी जो सरकार ने नए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल बनाया है उसके हिसाब से उतनी सुविधाएं हैं ही नहीं। और अगर उतनी सुविधाएं वो करेगा तो वो या तो कर्जे में डूब जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। तो जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं या जो स्मॉल क्लिनिक्स हैं, एकल क्लिनिक्स हैं, उनका भविष्य तो बहुत अंधकारमय लगता है, और लोगों को सस्ती सुविधा मिल जाएगी ये भी असंभव लगता है। डॉक्टर आर के अग्रवाल के कथन अनुसार, उनकी भावना के अनुसार ये माना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं निजी नर्सिंग होमों को दी जाना चाहिए वो बेहतर नहीं है और सुविधाजनक नहीं है, लेकिन अनवरत वे मरीजों का इलाज उपचार कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। इस कोरोना काल में जो चिकित्सकों ने दिया है मरीजों के लिए, वह किसी भी प्रतिष्ठा और किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, और मरीज की और मरीज के परिवार की परवाह करते हुए उन्होंने उपचार किया। हमारे साथ थे डॉक्टर आर के अग्रवाल, जो ललितपुर के वरिष्ठ सर्जन होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। उनकी सोच और उनका विचार मरीजों के हित में और मानवीय संवेदनाओं के हित में हमेशा बनी रहती है। ललितपुर लाइव टीवी से जुड़े रहिए डॉक्टर डे के दिवस पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.